मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब जो कॉर्टिकल हार्मोन्स है वो कहाँ से रहता है? कॉर्टेक्स से। कैसा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। नानी कॉर्टिकॉइड्स हमारा कॉर्टेक्स है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से होता है। एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स की होता है, एड्रीनल मेडुला भी होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट रहता है, तो उसके कॉर्टिकल रीजन से रिलीज होता है, या इसका ओरिजिन है वहाँ से, और इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जैसा कैल्सिट्रॉल, कैल्सिट्रॉल ये किडनी से रिलीज होता है। प्रमोट करता क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन। एक होगा कि तुम्हारा क्या? थायराइड हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होगा? थायराइड ग्लैंड। एक होता है कैल्सिटोनिन, ये कहाँ से रिलीज होगा? तो ग्रुप 2 का हार्मोन, ग्रुप 1 का पहले वाला था, उसके बाद जो अभी देख रहे हो जो बोलेंगे वो सब क्या है? ग्रुप 2 का हार्मोन, जो सरफेस से बाइंड करेगा। तो जैसे उसमें कैल्सिटोनिन आ गया, कैल्सिट्रॉल आ जाता है कि ग्रुप 1 में, अब कैल्सिटोनिन आता है ग्रुप 2 में। तो कहाँ से रिलीज होता है? दोनों थायराइड से ही, लेकिन एक सरफेस पे बाइंड करता है, दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। जो कैल्सिटोनिन है वो सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है। कैल्सिट्रॉल है वो क्या है तुम्हारा? वो बाइंड करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो अभी जो पढ़ रहे हैं सब क्या पढ़ रहे हैं? या तो वो सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करेगा या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, तो अब इसको याद रखना, ये तो ग्रुप हम लोग देख लिया, अब इसको याद रखना है कैसे? एक हार्मोन, पहले दो तरह से इसको याद करना। पहले याद करना है ग्रुप 1 में कौन कौन हार्मोन है और ग्रुप 2 में कौन कौन है। ठीक है, तो सिर्फ ग्रुप 1 ग्रुप 2 को याद रखना है, जो पहले दिखा चुके। उसके बाद फिर फंक्शन के साथ याद रखना। तो ज्यादातर जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है वो क्या है? ग्रुप 1 हार्मोन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कैल्सिट्रॉल और थायराइड हार्मोन। ये तुम्हारा टोटल होगा 6 हार्मोन, 6 या 7 हार्मोन, 4 + 3 7 हार्मोन, जिसमें तुम्हारा 3 हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का इसमें नहीं बोल सकते, सेकेंड में बोलेंगे। ये एंटीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करवाता है, लेकिन डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है। इसमें एंटीरियर वाला आ जाता सेकेंड से फर्स्ट ग्रुप में, जिसमें सेकेंड मैसेंजर वाला, उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी का ज्यादातर हार्मोन। ठीक है, तो ग्रुप 1 में जो जो हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन, ठीक है, एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कैल्सिट्रॉल और थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये सब हार्मोन का नाम पहले ग्रुप वाइज 2 ग्रुप में याद कर लेना है। उसके बाद फिर हार्मोन, ओरिजिन और फंक्शन, तीनों चीज को फिर साथ में याद करना है। एक बार पूरा ग्रुप याद करना है, दूसरे बार में फिर ग्रुप जो हार्मोन है, एक हार्मोन, उसका ओरिजिन और उसका मेजर फंक्शन। बहुत सारा हार्मोन रहता है, उसके अलावा बहुत सारा फंक्शन रहता है, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है उसको ध्यान रखना। बहुत सारा हार्मोन का मल्टीपल फंक्शन। ग्रुप 1 का पहला हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। पहला मतलब यहाँ पे लिखा हुआ पहला है, ऐसे पहला दूसरा कुछ नहीं, ये सब हार्मोन क्या है? ग्रुप 1 का है। लेकिन पहले जो इसमें लिखा हुआ, जो चार्ट तुम लोग को भेजे, उसमें है एस्ट्रोजन। ये ओवरी से रिलीज किया होता है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? ओवरी हो सकता है, या एड्रीनल कॉर्टेक्स भी कभी कभी रहता है, मेनली रहता है ओवरी। और ये क्या करता है? फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 मेजर फंक्शन है फीमेल का, जिसको ये क्या करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। इसी का उल्टा होता है एंड्रोजन, उसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये
एस्ट्रोजन हो गया जो ओवरी से रिलीज होगा, ओवरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, और फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है। और इसको रिलीज कौन कराता है, एस्ट्रोजन को। कौन रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन का फीमेल हार्मोन है, फीमेल में टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस सेकेंडरी डिजाइन हुआ था कॉमेडी का ये चीज सेटिंग वाला एक बच्चा डरा था, बहुत तरह 50% हो ही जाता है। एमबीबीएस लिखा होने से सब एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस डिग्री वाला डॉक्टर होता है, एमबीबीएस नॉलेज वाला डॉक्टर वो जरूरी है। 50% सब कॉलेज में जो सब पढ़ते रहता उसको पढ़ाया जा रहा था ऐसे, तो वो जो चोर रहा था उसको पढ़ने में मन नहीं लगता। मतलब कोई चीज़ तुमको अगर आसानी से मिल जाए तो उसका इम्पोर्टेंस तुमको नहीं मिलेगा। जब चोरी से मिलेगा, बाबू के पैसा से मिला, तो मेहनत तो खुद किया, उसका इम्पोर्टेंस क्या समझेगा। तो मोबाइल यूज कर रहा था, गप मार रहा था। जो टीचर पढ़ा रहे थे, मैडम की पढ़ा रहे थे, वही चीज पूछ दिया गया जो बोर्ड पे लिखा हुआ टेस्टिस लिखा हुआ था, उसको टेस्टोस पढ़ा, समझ कितना नॉलेज। पढ़ने से पता चल गया कि ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। फिर उससे पूछा गया कि टेस्टोस कहाँ पाया जाता है, टेस्टोस टेस्टोस तो बता कहाँ पाया जाता है, पूरा कंफर्म हो गया है कि हो सकता है कि सब लड़का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करता, जिन्हें पाया जाने लगा तब वो समझ गया कि 100% चेकिंग से आया हुआ बाबू की पैसा यहाँ पे आके मजा कर रहा है, इसीलिए आराम से अपना वही है। तो टेस्टिस से डील करेगा, इसे थोड़ा ध्यान देना है, हड़बड़ा के कुछ नहीं बोल देना, ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी, ओवरी से रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, किसका हार्मोन है, प्राइमरी हार्मोन है, या इसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, और ये मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको टेस्टिस बोलते हैं। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, मेल में है टेस्टिस, तो ये ओवरी से रिलीज होगा और दूसरा टेस्टिस से। तो पहला एस्ट्रोजन ई से स्टार्ट होता है, दूसरा एंड्रोजन है ए से स्टार्ट होता है। एस्ट्रो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल, और दूसरा एंड्रो टर्म मेल किया, इससे बोलते हैं एंड्रोजेनी, मतलब मेल जेनी। कुछ भी एंड्रो रहेगा वो क्या रहेगा, मेल जेनी। तो दोनों का वही प्राइमरी काम है, पहला फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करेगा, दूसरा मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करेगा। मतलब एडोलेसेंस में जैसे आदमी आता है, ह्यूमन बीइंग, तो क्या होगा, 12 से लेकर के 12 साल से पहले क्या रहता है, वो चाइल्ड रहता है। 12 साल या 11 या 12 साल से 18 साल तक उसको बोला जाता है एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्डहुड। तो 12 से पहले या 11 से पहले ये फिक्स नहीं रहता है, ये टाइम क्या है, फिक्स नहीं है। ये हार्मोनल, खाना पीना, रहना, प्लेस, लोकेशन, उस पर डिपेंड करता है। ये टाइम कभी भी अचीव कर सकता है, उसके परिवेश, जगह, डाइट, इस सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जनरली जो रहता है वो 11 या 12 से 18 में रहता है, मतलब 1 से 10 या 11, 10, 12, और दूसरा 12 से 18 और 18 से 19। तो बोलते हैं एडल्टहुड, पहले हुआ चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पूछा जाता है, दिया रहेगा पीरियड फ्रॉम 8 ईयर टू 12 ईयर, 8 ईयर टू 18 ईयर, 10 ईयर टू 18 ईयर, 12 ईयर टू 30 ईयर, कुछ ऐसे दिया रहेगा। तो जो 12 से 18 वाला के आसपास रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, एडोलेसेंस स्टेज। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये दोनों हार्मोन, यही दोनों क्या करता है, मेंटेन करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों मेल और फीमेल में क्या होगा, अलग अलग आता है। जैसे
मेल में देखेंगे दाढ़ी का आना, ठीक है। तो 12 साल 13 साल के बाद क्या होगा, हल्का फल्का दाढ़ी आना अपियर करता है। मेल तुम्हारा क्या 17-18 के बाद आता है। या कुछ और कैरेक्टर जैसे क्या होता है, वॉइस में भी चेंज हो जाता है। जैसे 10-11 साल तक तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो मेल है फीमेल है, जनरल कंडीशन में। लेकिन ज़्यादातर 99% क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, मेल बोल रहा है फीमेल बोल रहा है। ये कब 12 साल में, तो वॉइस में भी चेंज हो जाता है। वॉइस में चेंज आता है, पिच में चेंज होता है। एक का पिच हो जाता है हाई, एक हो जाता है लो। फीमेल का क्या होता है, पिच हाई पिच हो जाता है, मेल का लो पिच हो जाता है, मेल का फ्लैट वॉइस हो जाता है, ठीक है। पहले बच्चा रहता था, मेल फीमेल दोनों का वॉइस सेम रहता है, दोनों का साउंड सेम जैसा, पता नहीं चलेगा मेल है फीमेल। लेकिन 11-12 साल के बाद देखोगे कि फीमेल या मेल रहेगा तो थोड़ा सा वॉइस में भी चेंज हो जाता है, ड्यू टू हार्मोन। ये हार्मोन के कारण ही वॉइस में भी चेंज हो जाता है। फिर एक है प्रोजेस्टिन, और इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टिन लिखा हुआ है, उसी को के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, या उसी को प्रोजेस्टेरॉन भी बोलते हैं, ठीक। और ये ओरिजिन इसका भी होता है ओवरी और प्लासेंटा से, इन्वॉल्व होता है कहाँ पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी दोनों को मेंटेन करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पढ़ाएंगे कभी देखते आगे होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा देंगे, इसमें शॉर्ट में जानना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक क्वेश्चन ही आ जाता है, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में आता है, इसमें रेयरली आता है, ठीक है। इसमें भी आ सकता है, नोट्स आ सकता है, लेकिन ब्लॉग में नहीं आया। मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पढ़ना, फिजियोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन का फिजियोलॉजी होता है। फीमेल का एक पार्ट स्पेशल क्या है, फिजियोलॉजी, जो 28 डे का क्या रहता है, एक साइकिल हर मंथ रहता है, कब, जब एडोलेसेंस स्टेज आ जाता है 12 साल या 11 साल के बाद। तो वही डिसाइडिंग रहता है कि, और जो पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, मेनार्की। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा पहला को बोलते हैं मेनार्की, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनार्की से लेकर के मेनोपॉज तक एक साइक्लिक चेंजेस होते रहता है फीमेल के यूट्रस में, और बहुत सारा हार्मोन उसके शरीर में चलते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब चेंजेस आते रहता है। ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि रिपीट होता है हर महीना, सेम स्टेज रिपीट होता है। ये कब होगा, जब एडोलेसेंस स्टेज में फीमेल अचीव करे, वो होता है किसी में 10 साल में हो सकता है। ये वही होते हैं खाना पीना ये सब भी होते हैं। जब मेनार्की स्टार्ट हो जाए तभी फीमेल कहलाता है कि ये एडोलेसेंस स्टेज में, तो ये सब चेंजेस दिखेगा, ठीक है। तो ये सब हार्मोन क्या करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन 4 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा क्या है LH-FSH। तो LH-FSH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनिशियली क्या रहता है, सब का लेवल डाउन रहता है, और LH-FSH बढ़ना शुरू होता है और 14वां दिन के आसपास 14 ± 2, 14 दिन, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, या तो 12 दिन या 16 दिन के बीच, 12 से 16 के बीच में ओव्यूलेशन होता है। उस समय क्या होता है, LH सर्ज होता है, मतलब जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है LH हार्मोन, उसका लेवल सबसे ज़्यादा हाई होगा, और उससे थोड़ा कम FSH का भी होता है। तो जिसके कारण क्या होगा, फोलिकल बाहर आ जाता है, ठीक है। उसी बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है ड्यू टू द सर्ज ऑफ LH, बोलते हैं LH सर्ज। तो LH सर्ज नहीं क्या करता है, LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा, तभी ओव्यूलेशन होता है। जो फीमेल का एक प्रोफेज 1 में क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है, कहाँ पर, ओवरी में, और एक कब बनता है, कब बनता है फीमेल में, एक या ओवम, उसी को ओवम भी बोलते हैं, ठीक है। मेल ह्यूमन बीइंग के केस में ओवम बोलते हैं या एक भी बोलते हैं, ज़्यादातर ओवम दिखा रहता है, एक भी बोल सकते हैं। तो ओवम कब बनता है बताओ, उसी को बोलते हैं क्या, oogenesis। ये oogenesis स्टार्ट होता है जब बच्चा
फीमेल चाइल्ड अपने माँ के पेट में, ठीक है, वहाँ एड्रोजन से मतलब नहीं। मेल में ये एड्रोजन से स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस 10 से 11 साल 12 साल 10 साल के बाद हो जाएगा। लेकिन फीमेल में जो oogenesis होता है, ये जो oogenesis एक बनने का प्रोसेस होता है वो माँ के पेट में स्टार्ट होता है और जन्म के बाद oogenesis नहीं होता है, सिर्फ ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, oogenesis जो होगा जन्म के बाद, जन्म होने से बहुत पहले ही oogenesis बंद हो जाता है। ठीक है, सिर्फ जितना एक बना हुआ है वो डेवलप करता है और डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान कुछ एक डिस्ट्रक्ट भी हो जाता है। लगभग 7 लाख के आसपास एक बनता है, एक फीमेल, और वो फाइनली जन्म होते होते लगभग 400-500 बनता है। अलग अलग डेटा अलग अलग है। ठीक है, तो 7 लाख से घटते घटते एक ओवरी में मान लो 200-250 बचता है, तो दोनों ओवरी मिला के 500 मान के चलो, इतना एक बचता है जन्म के बाद। जैसे बच्चा जन्म लिया इतना बचा, और उसके बाद लाइफ टाइम बहुत सारा वैसे भी डिस्ट्रक्ट होते रहता है। एडोलेसेंस स्टेज आते आते ये और घट करके 150 के आसपास बचता है, 100 से 150 एक ओवरी। ठीक है, तो लेकिन हर मंथ कितना एक रिलीज होता है? एक। ठीक है, अल्टरनेट होती है। अगर एक बार लेफ्ट ओवरी से रिलीज हुआ तो लेफ्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में राइट ओवरी। इस तरह से ये अल्टरनेट चलते रहता है और एक साइकिल में एक ही एक रिलीज हो सकता है। लेकिन ये स्पर्म के केस में ऐसा नहीं है। स्पर्म के केस में लगभग कितना 1.5 लाख से 3 लाख 2 लाख ऐसे स्पर्म एक इजैकुलेशन में क्या होता है? रिलीज होता है। ये चीज़ है। तो हर मंथ क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिटेल एक क्लास उसमें पूछा जाता है। जनरली अल्टरनेटिव 2-3 साल में एक बार पूछता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का अलग अलग फेज बताया था। 4 फेज उसमें होता है, मेंस्ट्रुअल फेज और क्या रहता है, तो उसके बाद आता है प्लोरीफेरेटिव फेज, फोलिकुलर फेज और सेक्रेटरी फेज। ये 4 फेज में बटा रखा है, वही 4 फेज पढ़ना है, कब से कब रहता है। ठीक है, तो 2 दिन से 5 दिन रहता है पहला, दूसरा क्या रहेगा, तो 5 या 3 दिन के बाद क्या होगा, वो रहता है लगभग 14 डे, और 14th डे को ही ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। वो +-2 होता है, कभी 12 हो सकता है, वो लेके 1 दिन का नहीं। उसके बाद टोटल सेक्रेटरी फेज है। यही 4 फेज लिखना रहता है, यही साइकिल बना के दिखाना रहता है, इसलिए बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फेज के बाद ये साइकिल, ये फेज क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब मेंस्ट्रुअल फेज आया, प्लोरीफेरेटिव फेज आएगा, ओव्यूलेशन फेज आएगा, फिर सेक्रेटरी फेज आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ का क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, प्लोरीफेरेटिव फेज, फोलिकुलर फेज। ठीक है, ये फेज रिपीट होते रहता है, तो इसीलिए ये फेज साइकिल चलते रहता है, इसीलिए बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये स्टार्ट जो हुआ पहला मेंसेस स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्की, और जो लास्ट होगा इंड होता है ये 50 से 55 साल, फीमेल में 50 से 55 साल में ये होता है। और डिपेंड करता है ये भी रहने खाने लाइफ स्टाइल, ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। अब सिगरेट ये सब स्मोकिंग वाला है तो उसमें हो सकता है पहले हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पाउज हो गया, मतलब बंद हो गया, रुक गया, और स्टार्ट होता है मेनार्की। तो मेनार्की से लेकर मेनोपॉज तक क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। या 3-4 तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है कि पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल तो क्या क्या बोलते हैं मेनार्की, लास्ट को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ये किस एज में होता है, 50 से 55 साल ऐसा माना जाता है स्टैंडर्ड में। ये पार्टिकुलर आदमी पे डिपेंड करता है, किसी में 45 में भी हो सकता है, किसी में 60-65, एक्सेप्शनली 60-65 में हो सकता है। मतलब मेनोपॉज हो गया उसके बाद वो चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकता। 55 जब तक मेनोपॉज नहीं हुआ, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तब तक फीमेल का एक और स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है और चाइल्ड का बर्थ हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें रहता है जेनेटिक डिफेक्ट्स में, ज़्यादातर जो चाइल्ड में जेनेटिक डिफेक्ट्स होता है जब फीमेल का एग ज़्यादा पुराना था, क्योंकि फीमेल का एग जितना बनना था क्या हो, बर्थ से पहले बन चुका है। मतलब फीमेल का उम्र जितना होगा एग का उम्र उतना होते जाएगा। ठीक है, माँ के पेट में जब फीमेल चाइल्ड थी तो तभी से क्या एज है, तभी से। और फीमेल अगर 30 साल का तो एग भी 30 साल का होगा। स्पर्म के केस में ऐसा नहीं है, स्पर्म हमेशा स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है, इसीलिए क्या होगा, वो डिस्टर्ब होते रहता है, बनते रहता है। लेकिन एग के केस में क्या रहता है कि एक ही बार बच चुका
डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, बन नहीं रहा है, जिसके कारण फीमेल का एज जितना होगा एग का एज भी उतना होते रहता है, जिसके कारण क्या होगा, वही एग अगर स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद जो हमारा फीटस बनेगा उसी में जेनेटिकल अबनॉर्मलिटीज हो जाता है। तो जनरली ऐसा माना गया 35 के बाद अगर फीमेल कंसीव करती है प्रेगनेंसी, तो वैसे बच्चा में बहुत परसेंटेज ऑफ चांसेस रहता है कि बच्चा जेनेटिक डिफेक्ट होगा, कुछ न कुछ डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ऑटिज्म, सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। आजकल ज़्यादातर क्या होता है, जब लेट मैरिज हो रहा है तो आदमी सक्सेस या फिर ये करना है अपना लाइफ करियर बहुत तरह का चीज रहता है, गोल रहता है, जिसका क्या रहता है, तो इसके लिए भी क्या हो गया, उसका एक उपाय निकाला गया। इसका क्या उपाय निकाला गया, बड़ा कंट्री में एक होता है एग बैंक, ठीक है, वहाँ पे एग को अर्ली एज में ही निकाल दिया जाता है और उसको बैंक में जमा कर दिया। बैंक उसको क्या करता है, वो ऐसा कंडीशन देता है कि वो सस्पेंडेड ग्रोथ है, मतलब वहाँ रुका हुआ है, मतलब 20 साल में अगर निकाले हैं तो 20 साल कहीं एज उसका बना रहेगा, भले वो फीमेल 40 साल की। तो बड़ा कॉर्पोरेट में जो काम करती है सक्सेस के लिए क्या करती है, जैसे उसको होता है प्रेगनेंट हो गया तो CEO नहीं बन सकते हैं, बड़ा कंपनी का प्रेगनेंट है तो कोई कंपनी चला नहीं सकती, तो इसलिए क्या करता है वो बैंक में गया, जो ओबम बैंक है उससे बात करता है कि हमको 5 साल के लिए इसको फ्रीज करवाना है, फ्रीज करा दीजिए, मतलब स्टोर करवाना है, तो एक को स्टोर करा दिया, तो एक बैंक में स्टोर करा दिया और फाइनली जब उसको ज़रूरत होगा कि अब हम प्रेगनेंट हो सकते हैं, वो क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज करवा लेगा और फाइनली इम्प्लांट कर देगा। तो प्रेगनेंट जब होना चाहिए इच्छा से तो वो प्रेगनेंट हो सकती है, वो उस टेक्निक के लिए उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तो आम आदमी ऐसा नहीं करता। लेकिन वो ऐसा क्यों किया कि ताकि उसको मतलब सक्सेस चाहिए था और जेनेटिक डिफेक्ट भी बच्चा को नहीं है, तो नहीं भी कराए तो 40 क्या 55 साल 50 साल में भी वो कंसीव कर सकती है, लेकिन यही होगा। और ज़्यादा एज होने से हार्मोनल चेंजेस भी आ जाता है, बहुत सारा हार्मोन जितना सिक्रीट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, जिसके कारण उससे भी दिक्कत हो सकता है कि फर्टिलाइज हुआ कुछ दिन रहा और नेचुरली अबॉर्ट अपने आप क्या हो गया, मिसकंसीव हो गया, तो अपने आप ही ऐसा प्रॉब्लम हो गया, या फिर अर्ली हो गया उसके कारण होता है। एक अगर डेवलप नहीं किया तो एडल्टहुड से पहले अगर शादी किसी का होता है उसमें भी मिसकंसीव होने का चांस है। इसलिए गवर्नमेंट जो रूल बनाया उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। अभी एज देखो तो क्या किया, एडल्टहुड को अब 16 तक लगभग करने जा रहा है। सजा के केस में एडल्ट मानता है 16, पहले 18 मानता है, ठीक है, सजा के केस में मतलब लॉ के हिसाब से अब अगर 16 प्लस है तो उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बहुत सारा रेप केसेस बढ़ रहा है, जैसे उसमें क्या होता था, चाइल्ड एक्ट लगता था जिसमें 3-4 साल जेल के बाद छुट्टी मिल जाता था, और अगर जो क्रिमिनल माइंडेड है तो फिर अपने आदत में ये रहता था, तो उसके कारण अब कर दिया है कि 16 कर दिया, जिसके कारण बहुत सारा जो क्रिमिनल्स रहता था बच जाता है। ठीक है, तो 4 हार्मोन जो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व है, और ये चारों हार्मोन का देख रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और क्या था LH-FSH। LH-FSH सेकेंड ग्रुप में पड़ते हैं, उसमें जो रिसेप्टर्स आता है कहाँ सरफेस पे आता है, LH और FSH। और एक चीज जानने की जरूरत है कि ज्यादातर हार्मोन को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस, इसीलिए बोलते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर का मास्टर मतलब सुपर मास्टर, तो मास्टर का मास्टर है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे क्या है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। पिट्यूटरी ज्यादातर हार्मोन को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको मास्टर। तो मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर वो करता है, मास्टर बाकी सब, तो मास्टर ऑफ मास्टर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से GnRH और TSH, TRH, ठीक है, GRH, ये सब हार्मोन रिलीज होता है, और फाइनली जो हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करता है उसको रिलीज कराने का काम करता है। मतलब पिट्यूटरी में जो हार्मोन रिलीज हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है उसको ऑर्डर देता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कैसे पता चलता है, जो शरीर में जहाँ पे कमी हो रहा है उस हार्मोन का या जहाँ जरूरत है, तो हाइपोथैलेमस को पता चलता है, और हाइपोथैलेमस
फिर बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, सिग्नल देता है कि तुम इसको सिंथेसाइज करो, जरूरत है, फिर वो सिंथेसाइज करता है। जैसे ग्रोथ, आदमी में ग्रोथ कराना है, जब बच्चा जन्म लिया ग्रोथ कराना, तो GnRH रिलीज करता है कौन, हाइपोथैलेमस। GnRH एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे और बोलता है कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करो, इसका एज है डेवलप होने का, ग्रोथ होगा। और GH काम करता है और फाइनली बोन ग्रोथ कराता है, खासकर तो बोन ग्रोथ करा करके क्या करता है, हाइट ग्रोथ, ठीक है। तो उसके अलावा और भी ग्रोथ करेगा, मेनली बोन पे वो ग्रोथ कराता है। तो आदमी का अगर साइज बढ़ा तो लॉन्ग बोन का ज़्यादा ग्रोथ, ठीक है। टिबिया पे बोला लॉन्ग बोन कौन है, टिबिया बोन है। उसके बाद क्या है, फीमर है, ठीक है। तो हाइट के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही है, लंबा आदमी का ज़्यादा पैर लंबा होगा, है कि नहीं? और भी बोन लंबा होगा, लेकिन ज़्यादातर पैर वाला बोन ही ज़्यादा लंबा होने के कारण आदमी ज़्यादा लंबा होगा। बैठने के बाद लगभग क्या रहता है, हाइट लगभग सेम रहता है, लेकिन पैर के कारण बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक। और उसी तरह LHFSH अभी बता रहे थे, LHFSH पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट और सिंथेसाइज और सिक्रीट दोनों किया जाता है, लेकिन इसको करवाता कौन है, वही करवाता है हाइपोथैलेमस से रिलीज हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ भी कंट्रोल, इस हार्मोन को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये ऑर्डर देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये हार्मोन बनाओ। और फाइनली ये हार्मोन बनाने के बाद LHFSH कहाँ बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। एक्ट कहाँ कर रहा है, ओवरी, टेस्टिस। तो ओवरी पे काम कर रहा है और फाइनली क्या कराएगा, ओवुलेशन कराएगा, या फिर जो फॉलिकल के फर्दर चेंजेस, फॉलिकल का फर्दर चेंजेस करता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसमें फॉलिकल के साइज में चेंजेस आता है और उसमें भी अलग अलग तरह का चेंजेस आता है। तो प्रोफेज 1 में सस्पेंडेड रहता है, जो एक रहता है बचपन से ही प्रोफेज 1 में, मतलब सेल साइकिल का आधा सेल साइकिल जो जन्म लेने से पहले सेल साइकिल स्टार्ट हुआ और 10, 11 साल, 12 साल के बाद वो सेल साइकिल कंप्लीट होना शुरू होता है, जो 55 साल तक चलता है। हो सकता है कुछ सेल का सेल साइकिल 55 साल तक ये होगा और कुछ का सेल साइकिल कंप्लीट नहीं, मतलब एक सेल साइकिल कितना देर का हो सकता है, 100 साल का, ये मतलब एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में 100 साल भी लग सकता है। जनरली ह्यूमन बीइंग में एक सेल साइकिल कितना देर में चलता है, 24 आवर्स। जनरली हम लोग का जो सेल साइकिल होता है माइटोसिस, मियोसिस 24 घंटा टाइम होता है, लेकिन वहाँ जेनेटिक सेल में 100 साल लगता है। या फिर मान लो कि सेल ही डिस्टर्ब हो जाए, मेनोपॉज हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मान लो कितना होगा, अगर एक महीना में, एक साल में 12 बार हो रहा है, अब कोई 12 साल से अगर होना शुरू हुआ 50 साल से, कितना होगा, 40 टाइम्स, 40 × 2 है, ठीक है, 400। लेकिन मान लो कि अगर 500 ओहम रहा तो 400 ओहम में गया नहीं, तो रिमेनिंग ओहम कहाँ जाएगा, ठीक है। हेलो, आ गया ओपीडी, हाँ ऊपर तो वही चीज है कि सेल साइकिल जो हम क्या हो ओव्यूलेट होने वाला है, उसका सेल साइकिल जो प्रोफेज 1 में रुका रहता है वो फिर आगे चलना शुरू होता है, और ओव्यूलेशन के बाद वो फर्दर जो सेल साइकिल का स्टेज है उसको कंप्लीट करता है और फाइनली डेवलप्ड एग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या उसी को ओवम बोलते हैं। और ओव्यूलेशन के दिन तक 14वां दिन तक वो कंप्लीट डेवलप कभी भी नहीं रहता, वो कभी सेकेंडरी oocyte के रूप में रिलीज होता है, और जब वो स्पर्म से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो कंप्लीट ओवम बनता है। मतलब ओवम को भी कंप्लीट ओवम बनने के लिए और स्पर्म को भी कंप्लीट स्पर्म बनने के लिए एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फर्टिलिटिंग, एंटी फर्टिलिटिंग रिएक्शन। तो ये दो तरह का केमिकल रिलीज करता है दोनों, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तब वो कंप्लीट स्पर्म बन पाता है और कंप्लीट ओवम तभी बन पाता है, तभी फर्टिलाइज होता है। और यही फर्टिलाइज नहीं होता है, वो क्या होता है, लगभग 72 आवर्स ये एग वेट करता है, कहाँ पर, यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब के
एम्पुलरी रीजन, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का 3 रीजन है, एस्टमस, एम्पुला और फिमरी, ठीक है। तो ये उसी एम्पुला एक रीजन है कहाँ पर, जो यूट्रस देखेंगे, यूट्रस से बाहर 2 हाथ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, वही हाथ वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसी ट्यूब के थ्रू एक जाता है कहाँ से, ओवरी से, 2 ओवरी अटैच रहता है यूट्रस से, और दोनों ओवरी से अल्टरनेट मत एक ओवरी से क्या होगा, एक जाएगा और फिमरी मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जो फिंगर से वो कैच करता है, और उसी से एक जाता है। और एम्पुला एक थोड़ा सा उठा हुआ एक स्टेज रहता है, या थोड़ा सा चौड़ा वाइडर स्पेस रहता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पे स्टे करता है लगभग 48 से 72 घंटे। अगर वहाँ उसको स्पर्म नहीं मिला फर्टिलाइज होने के लिए, फिर वो बैक चले जाता है यूट्रस में, और वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, वही मेंस्ट्रुअल फ्लो। और एक ड्यूरिंग दिस फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा, उसमें क्या रहता है, एक लेयर बनता है, मायोमेट्रियल लेयर कहाँ पर, यूट्रस में। हर महीना एक नया लेयर बनता है, ताकि जो ओवम फर्टिलाइज होने के बाद आएगा उसको इम्प्लांट मिलने का अच्छा स्पेस मिले, जगह मिले। और हर महीना अगर वो फर्टिलाइज ओवम नहीं आता तो क्या होता है, वो रप्चर होकर के टोटल वाल फिर डिस्ट्रक्ट होकर के मतलब वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में 3-4 दिन जो ब्लीडिंग होता है वो निकल जाता है। फिर से नेक्स्ट मंथ यही होता है, और वही वाल रप्चर होने के कारण जो ब्लीडिंग होता है, और यही साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यही जो ब्लीडिंग 2-3 दिन होता है, ये फेज कंप्लीट होने के बाद, हालांकि ये लास्ट फेज है लेकिन परटेज टू ठीक है, क्योंकि सब एक रिलीज हुआ, सब कुछ हुआ, अगर फर्टिलाइज नहीं किया, फिर से वो क्या किया, वो मतलब 28वां दिन के बाद वो अगर बाहर निकल रहा है, तभी उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं वो है फेज लास्ट, लेकिन उसको पढ़ते हैं शुरू वहीं से करते हैं, फर्दर अलग अलग फेज। तो जब बनाना है तो एग्जाम में फर्स्ट डे से उसी को पाऊंगा। इस साइकिल का सबसे मेन फेज हुआ है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ऐसा जो बनाया साइकिल को, या जो पढ़ाया, जो सिखा रहा है, जो सबसे पहले कोच है, वो बोला कि पहला फेज हम सीखते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर वो बोलता है कि फ्लोरिफेरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज से हम लोग पढ़ना मांगे तो पहला मांगे, तो जो वो बताया वो कन्वेंशन है, वहाँ से एग्जाम में वही लिखा है। तो 3-4 पेज में इसको लिखना है, जो चीज़ बताया वो 5-4 पेज लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है, कम से कम 3 से 4 पेज में लिखना है। एक पेज में फिगर आ जाएगा, दूसरा पेज में अलग अलग साइकिल लिखेंगे, तीसरा पेज में क्या क्या चेंजेस आ रहा है वो चीज़ लिखना रहता है। कम से कम 3 पेज से कम लिखे तो तुम्हारा क्या है, नंबर बहुत कम मिलेगा, 2-3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ट लिख करके आना है। फिर एक और लास्ट दिन इसमें हम लोग देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। और ये इंडोक्राइन सिस्टम का क्या है, मान के लोग समरी है इंडोक्राइन सिस्टम, खाली फिगर बना देंगे तो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम जो फिजियोलॉजी में चैप्टर है वो। तो जो ग्लैंड यहाँ पढ़ेंगे, उस ग्लैंड का अगर फिगर बना दिए, एक पेज फिगर बनाएंगे, बाकी जो कहानी लिखा हुआ है कहानी को थोड़ा और डिटेल में अगर लिख दिए तो आप खुद से थोड़ा मेहनत किए तो तुम्हारा फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हार्मोन देखने और देने के बाद फिर हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेज आता है, कौन हार्मोन कब बढ़ता है, कौन हार्मोन कब घटता है। तो जनरली 14 के बाद प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, और वो साइकिल को क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या देखिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना और मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करना, दोनों काम करता है। इसीलिए और जो पिल्स बनाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अनवांटेड 72 अलग अलग तरह का नाम आता है पिल्स, उसमें क्या रहता है, यही सब हार्मोन। अगर हार्मोनल पिल्स रहता है, पिल्स में अलग अलग तरह का पिल्स रहता है, अगर हार्मोनल पिल्स बनाएंगे तो उसमें क्या रहता है, यही प्रोजेस्टेरोन वाला। तो 2 तरह का पिल्स रहता है, या तो प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रोजेस्टेरोन रहेगा, या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का मिक्स वाला पिल्स रहता है। 2 तरह का पिल्स रहता है हार्मोनल पिल्स। ये पूछा जाता है पिल्स में क्या रहता है, एस्ट्रोजन रहेगा, ओनली एस्ट्रोजन कभी भी नहीं रह सकता, पिल्स का काम नहीं कर सकता। एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन रहेगा तब काम करेगा, या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रहेगा तब काम करेगा। सिर्फ एस्ट्रोजन रहेगा तो वो पिल्स की तरह काम नहीं करता। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव इसके बोल रहे हैं क्योंकि
आगे तुम्हारा जो भविष्य निर्धारित होगा वो ऑब्जेक्टिव पे ही निर्धारित होगा। कागज पे टुकड़ा लेने तक बहुत फर्क नहीं पड़ता, चोरी से भी तुमको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, है कि नहीं। फर्दर जब डिग्री के बाद जब तुम्हारा फाइट रियल वर्ल्ड में होगा तो वहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये काम करेगा। रियल वर्ल्ड में फाइट मतलब पीजी अच्छा जगह से करना, दूसरा फाइट है जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेना। दोनों जगह होगा एक परीक्षा, वो हो सकता है पैसा से मैनेज नहीं होगा, वो इच्छा से नहीं होगा, वो तुम्हारे एबिलिटी से होगा, और उसमें होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो चीज़ बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो 99% यही सब ऑब्जेक्टिव है। तो अगर अभी से तुम तैयार रह रहे हो इस लेवल पे तो तुम वहाँ हो, नहीं तो फिर घर में डिग्री टांग लेके घूमते रहना है। ठीक है, ठीक है सर। आज तो आपका